तो हम लोगों ने कोष्ठगत वायु की बात की थी, ठीक है। तो उस कोष्ठगत वायु की चिकित्सा में हमने बताया आपको कि क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा, कि क्षारम पिबेन नरः, और साथ ही साथ दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग भी करेंगे जब वायु कोष्ठ आश्रित रहेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था, चार्ट बना लीजिएगा, बहुत से बच्चों ने बना के भेजा, अच्छा लगा। एक तरफ आप वायु कहाँ पे है, किससे आवृत है, दूसरे कॉलम में लक्षण और तीसरे कॉलम में उसकी चिकित्सा आप लिखिए। जब इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको याद होगा वो चीजें, ठीक है ना। तो कोष्ठगत वायु में क्षार का प्रयोग है, तो याद रखिएगा कक्षा, लिख लीजिए कक्षा, जैसे क से कोष्ठ, छ से क्षार, तो हमको याद रहेगा कोष्ठगत वायु में चरकने क्षार का, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। जहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं, मतलब वो क्वेश्चन पीजी एंट्रेंस में पूछा गया है, तो हमको कक्षा याद रहेगा, यानी कोष्ठगत वायु में क्षार का प्रयोग बताया है। देन गुद और पक्वाशय आमाशयगत वायु की चिकित्सा की बात करते हैं हम लोग। गुद, पक्वाशय और आमाशयगत वायु की चिकित्सा जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे पीछे, तो आपको याद होगा कि गुद, पक्वाशय और आमाशयगत वात में क्या क्या लक्षण बताए थे, ठीक है। तो गुद, पक्वाशय और आमाशयगत वात का लक्षण, गुद में क्या बताया था बताइए, गुदगत वात में क्या पढ़ाया था हमने, आपको बताया था कि ग्रहो विड़ मूत्र वाताना, ऐसा बताया था ना, कि विड़ मतलब पुरुष का, मूत्र का और अपान वायु का इनका अवरोध हो जाना, शूल आदमान शर्करा, ये सब बताया गया था। वहां पे हमने कहा था शर्करा याद रखिएगा, गुदा में शर्करा, ऐसे हमने आपको याद कराया था। और जंघा, उरु, इन सब में वेदना होती है। तो ये सभी चीजें, इसकी चिकित्सा क्या करेंगे आप, गुदा और पक्वाशय में वात हो तो वहां पे उदावर्त, हमने आपको बताया कि पीजी में उदावर्त, पी फॉर पक्वाशय, जी फॉर गुद, है ना। तो पक्वाशय में आंध्र को, आंध्र पूजन था, आटोप था, और कृच्छ पुरीश, कृच्छ मूत्र पुरीश था। तो याद रखिएगा, चाहे गुदा हो, चाहे पक्वाशय हो, चाहे एक और था कौन सा, कोष्ठ आश्रित वात हो, तीनों में एक लक्षण था कि मूत्र और पुरीश का या तो संग हो रहा था, अवरोध हो रहा था, या तो कृच्छता से निकल रहे हैं। तो कोष्ठगत में देखेंगे एक आया हुआ है, निग्रहो मूत्र वर्चसो। फिर हमने दूसरा बताया आपको, गुदागत ग्रहो विणमूत्र वातानाम। फिर तीसरा हमने आपको बताया पक्वाशयगत, पेज नंबर 870, सॉरी 780 और 781, 780 पे बिल्कुल नीचे देखिए, निग्रहो मूत्र वर्चसो आपका आया वो कोष्ठाश्रित वात में, ठीक है। फिर आया आपका गुदागत वात में, श्लोक नंबर 26 देखिएगा 781 पे क्या लिखा हुआ है, ग्रहो विड़मूत्र वातानाम। फिर वहीं पे 28 नंबर श्लोक पे आपको मिलेगा नीचे क्या, पक्वाशयगत कुपित वायु का लक्षण वहां पे आया हुआ है, कृच्छ मूत्र पुरीश। तो ये जो पीजी में हमको उदावर्त की चिकित्सा करनी है, पीजी में उदावर्त। फिर एक आया था आमाशयगत कुपितवात, जिसमें हम लोगों ने विसूचिका पढ़ा था, और हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि विसूचिका देख के आप ये नहीं कहेंगे कोष्ठगत वात का लक्षण है, कंफ्यूजन होता है, बट याद रखिएगा कि विसूचिका, हिक्का, श्वास, काश, कंठ शोष, ये सभी। और एक बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, हृदय, नाभि और उदर में वेदना, हृदय प्रदेश में, नाभि पे और पार्श्व में, उदर पे वेदना, ये सभी आपको आमाशयगत बताया था। और उस आमाशयगत वायु में हमको क्या कराना है, विरेचन द्वारा शुद्ध करना है, वही विरेचन जो हम लोग तस्मात नित्यमेव विरेचयत पढ़े थे, उसी से याद करेंगे। जैसे उदर रोग में विरेचन है, वैसे ही आमाशय की चिकित्सा में भी, चरक में, आमाशयगत वाद में यथा दोष हरि क्रिया, आमाशयस्ते शुद्धस्य यथा दोष हरि क्रिया, दोष के अनुसार हमको संशोधन करना चाहिए, विरेचन ही नहीं। ध्यान रखिएगा, विरेचन शब्द श्लोक में आपको नहीं आया है, ठीक है। तो आमाशयस्ते शुद्धस्य यथा दोष हरि क्रिया, आमाशय में जो भी दोष हैं उनके अनुसार हमको संशोधन करना चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा। तो विरेचन की जगह वहां पे आमाशय में यथा दोष हमको संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर सर्वांगवात सर्व शरीर में अगर हो जाता है तो वहां पे स्नेहन का प्रयोग किया है, अनुवासन वस्ती का प्रयोग किया है, यानी वातनाशक तैलों से अनुवासन वस्ती और अभ्यंग करना है आपको, ठीक है। याद रखना है अगर सर्वांगवात हो गया। रक्तगत वात, रक्तगत वात में
रक्त मोक्षण, और साथ ही साथ विरेको रक्त मोक्षणम, शीताः प्रदेहा रक्तस्थे, शीत प्रदेह शीतल प्रदेह करेंगे, और विरेक यानी विरेचन और रक्त मोक्षण करेंगे, रक्तगत वायु की चिकित्सा। मांस मेद में हमने आपको इसका एक लक्षण बताया था, रक्तगत वायु का एक मैंने लक्षण बताया था ना, रवि मंडल शोथ, ऐसा बताया था ना कि मंडल यानी चकत्ते पड़ जाते हैं, शोथ हो जाता है, ऐसा हमने आपको बताया था, रवि मंडल। याद रखिएगा, जब तक उसको आप चार्ट नहीं बनाओगे तब तक इतना कंफ्यूजिंग है ना कि अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, अभी तो 92 श्लोक पे आप पहुंचे हैं, तब इतनी खिचड़ी पक रही होगी। लास्ट में आते आते जब आवरण का भी सारे का सारा आवरण बताएंगे ना, तो दिमाग घूम जाता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि उसको अपनी हैंड राइटिंग में आप पूरा का पूरा लिख डालो, जैसे ट्रिक बता रहे हैं, छोटे से छोटा ट्रिक वहीं लिख डालो, जैसे हमने कक्षा बोला तो वहीं लिख डालो, जिससे कि पढ़ते समय आपको वो स्ट्राइक कर जाए कि हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है तो कैसे हमको उसको सटीक आंसर देना है, गलत ना होने पर। ठीक है। मांस मेदगत हमने बताया था, मामे मुष्टि डंडे से प्रहार, मामा ने मुष्टि और डंडे से प्रहार, याद आ रहा है, जैसे कोई डंडे से और मुष्टि से प्रहार कर रहा है, इस तरीके से वेदना, तो मामे को विरेचन और निरूह बस्ती से, ठीक है ना, निरूह शमनान, विरेको, विरेक भी आया है और निरूह, अक्सर आप देखा करिए कि ओरिजिनल कंटेंट में क्या आया है, ठीक है ना, ओरिजिनल कंटेंट को कैच किया करिए। तो यहाँ पे देखिए विरेक यानी विरेचन भी आया है, विरेको मांस मेदस्थे और निरूह दोनों आया है, ठीक है ना, तो मामे को विरेचन और निरूह दोनों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। अस्थि मज्जा, ठीक है ना, याद रखिएगा, हमने आपको बताया था अस्थि को ऐश पढ़ेंगे, मज्जा को मजा, तो आप यहाँ यहाँ याद रखिएगा, अस्थि में वैसे भी क्या होता है, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अस्थि में जो होता है वात की प्रधानता, अगर महाभूत की बात करें तो अस्थि में आपने पढ़ा होगा कि वात महाभूत डोमिनेंट होता है, ऐसा पढ़ा है, वात और पृथ्वी कुछ ऐसा पढ़ा है, अस्थि सौ शीर उसमें होता है। तो वैसे भी आप ओल्ड एज में देखेंगे अस्थियों में जो होता है, रुक्षता होने की वजह से अस्थि कमजोर हो जाती है, ऐसा होता है। हम अक्सर कहते हैं कि ओल्ड एज में वात डोमिनेंट होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ओल्ड एज में वात डोमिनेंट, एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं दिमाग में कैसे हमको याद रखना है कि अस्थि मज्जा में हमको बाह्य आभ्यंतर स्नान करना है, ठीक है ना। तो आप हर जगह ट्रिक नहीं, यहाँ पे आप ये देखिए कि ओल्ड एज में क्या होता है कि अस्थियों में रुक्षता की वजह से, वात बढ़ने की वजह से, रुक्षता के अपोजिट क्या करेंगे, स्नेहन करेंगे। तो ऐश मजा यहाँ पे क्या करना है आपको, आभ्यंतर और बाह्य स्नेहन की बात की गई है, बाह्य आभ्यंतरतः स्नेहर अस्थि मज्जागतम जयत, ठीक है ना, याद रखिएगा, हिमाचल पीएससी में 2013 में पूछा गया था ये, ऐस मजा, इसको जो है बाह्य आभ्यंतर स्नेहन, ठीक है ना। फिर बात आती है अस्थि आवृतवाद, इसमें महास्नेह का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी ऐश अस्थि है तो यहाँ महास्नेह हो गया, कॉन्सेप्ट पकड़िए इसको, ठीक है ना। शुक्रगत हमने कल कहा था कि शुक्रगत वात में यहाँ पे विरेचन का प्रयोग बताया गया है, उत्तर बस्ती नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, हर्षण क्रिया करनी चाहिए, हर्षण क्रिया, शुक्रगत वात, शुक्रगत वायु के कुपित होने पर हर्षण करना तथा बल और शुक्र को उत्पन्न करने वाले अन्न और पान का सेवन करना चाहिए, यहाँ पे आनंददायक बातें करना चाहिए, हर्षण क्रिया करनी चाहिए, जिससे उसको हर्ष की अनुभूति हो, ऐसी बातें करनी चाहिए, ठीक है। हमने आपको बताया था कि आप गायनी में पढ़ेंगे कि गर्भाशय की चिकित्सा में काश्मर्य का बहुत आपको कई जगह उल्लेख मिलेगा, तो ये सीता काश्मर्य मधु का हितम, ये श्लोक हमने कहा था, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। और जो गर्भावस्था में अनेक व्याधियां हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बाल शोष वगैरह पढ़ते हैं, वाताविपन्न गर्भ पढ़ते हैं, नागोदर उपविष्टक इत्यादि इत्यादि, ये सब जो पढ़ते हैं गायनी में, वहां पे कहीं ना कहीं गर्भाशयगत वायु की चिकित्सा में इसका प्रयोग, ज्यादातर जितनी भी व्याधियां हमने अभी नाम लिया, ज्यादातर वात की वजह से होती हैं, और जहाँ पे वात होगा वहां पे शोष होना ही होना है। कैसे होगा, वही पंखा चलाएंगे तो सुखा देगा, पानी उड़ा देगा, है ना। तो जब भी वात होगा, हवा होगी, तो वहां पे पानी को सुखाएगा ही सुखाएगा, तो वहां पे शोष उत्पन्न कर देगा। तो इसके लिए आपको सीता यानी मिश्री, काश्मर्य, गंभार को बोलते हैं, मधु अगर छोटा की मात्रा लगा हुआ है तो मुलेठी हुआ, अगर बड़ा का मात्रा लगेगा मधु तो महुआ हो जाता है, यहाँ छोटे की मात्रा वाला मधु है मुलेठी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हृदय और नाभिगत वायु की चिकित्सा, हमने आपको बताया था हृदय में
अंशु यानी अंशुमति, अंशुमति आपको शालपर्णी को कहा जाता है। ठीक है ना। तो हृदय में अंशु से याद रखिएगा, जब वो चार्ट बनाएंगे ना तो वहां पे लिख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि हृदय में अंशु बताया था सर ने, और नाभि प्रदेश में अगर है तो बिल्व गया, है ना। नाभि प्रदेश में बिल्व। जब हम पढ़ते थे ना बच्चा, तो बस मेरा एक ये तरीका होता है कि जब हम एग्जाम में जा रहे हैं, उस 2 एग्जाम में हमारे 5 साल के पूरे पढ़ाई का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। डजेंट मैटर कि वो 2 घंटे हमारे वो डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े टॉपर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी के, सब धरा का धरा रह जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नाभि प्रदेश में बिल्व, है ना। नाभि प्रदेश में बिल्व से याद रखेंगे इसको। ठीक है ना। और साथ ही साथ मत्स्य, मछली। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। सर्वांगगत और एकांगगत की वायु की चिकित्सा। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें और बताएंगे। बहुत से ट्रिक तो हम बता नहीं सकते हैं। वो क्या होता है ना कि जैसे फिल्मों क्या कहते हैं, वो सेंसर बोर्ड की वजह से तो हमको बहुत जगह अपने आप को रोकना पड़ता है। और अपने टाइम में हम, मेरा बस एक सिद्धांत होता था कि हमको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बिना गलत हुए। करना है तो करना है, उसको गलत नहीं होना बस। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हमको कम से कम नहीं तो 50 लोगों के नीचे ले जाएगा। तो सर्वांगगत और एकांगगत अगर वायु की बात करते हैं, तो यदि वायु के कुपित होने से शरीर के किसी एक प्रदेश में अथवा संपूर्ण भाग में ऐंठन के समान पीड़ा हो रही, मतलब जैसे मर्दन कोई कर रहा हो, वेस्टर्न कोई जैसे ऐंठ रहा हो, है ना, तो वहां पे आपको पुलटिस बांधना है। ठीक है, पुलटिस बांधना है। और मांस यानी उड़द का और सैंधव का प्रयोग करेंगे कब? जब वायु कुपित होने से शरीर का कोई एक भी भाग, यानी एकांग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उड़द से वहां पे आपको और सेंधा नमक मिला के अभ्यंग करना चाहिए। उड़द और सेंधा नमक से विधि पूर्वक पकाए हुए तेल से अभ्यंग करेंगे, यानी कि तेल में उड़द को और सेंधव को मिला के अभ्यंग करना है। तो एक सर्वांग का हुआ, वहां पुलटिस की बात कर रहे हैं, और एकांग की बात हुई, वहां पे अभ्यंग कर रहे हैं। यानी पुलटिस की अगर बात करें तो वो स्वेदन में चला गया, और अगर एकांग की बात करें तो वहां पे अभ्यंग यानी स्नेहन की बात हो रही है। ठीक है ना। एक में स्वेदन हुआ सर्वांग वाले, स से सर्वांग, स से स्वेदन, स से सर्वांग, स से स्वेदन। दीज आर ट्रिक्स। हम आपको दिमाग इतना एक्सपेंड करना चाहते हैं कि आप अपने से उस चीज को समझो और कैसे याद करना है, कैसे लॉन्ग टर्म याद रखना है, उसको समझें। तो आपका स से सर्वांग हुआ, स से स्वेदन। एकांग में क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट वहां पे अभ्यंग। एकांग अभ्यंग दोनों में आ रहा है, तो याद रखिए, कुछ भी याद नहीं करना है, सब सिंपल है। आगे बढ़िएगा। बाहु, शीर्ष एवं नाभ्यस अधस वायु की चिकित्सा। यदि बाहु प्रदेश में, शिरा प्रदेश में वायु कुपित हो गई हो तो नस्य देना चाहिए, है ना। भोजन के बाद घृत और तेल यानी कि स्नेहन कराना चाहिए। और अगर नाभि के अधा प्रदेश में कुपित हो गया है तो अवपीडन देना होगा, यानी नाभि के नीचे की तरफ अगर है तो वहां पे आपको नस्य देना है। ठीक है। हमने आपको बताया था अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस को बोलते हैं। ठीक है ना, अर्दित। अगर मॉडर्न की बात करें तो फेशियल पैरालिसिस है। थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। अर्दिते नावनम मूर्धनि तैलम तर्पणमेव च नाड़ी स्वेद उपनाह। यहाँ पे 2 स्वेद हैं। हम जहां जहां स्वेद आया है, हमको याद आ रहा है कि हमने आपको बताया था हिक्का श्वास में कौन सा स्वेद बताया था? 3 स्वेद बताया था हिक्का श्वास में। सपना था वहां पे, हाँ सर, सपना। संकर था, प्रस्तर था और नाड़ी था। तो आप सोचो कितनी कठिन, अगर क्वेश्चन बन जाए कितना कठिन हो जाएगा। वैसे हमने आपको राजक्षमा में बताया था, याद आ रहा है। और क्वेश्चन ऐसे खुरापाती बनते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ना ऊ, ना से क्या हुआ, नाड़ी, ऊ से हुआ उपना। तो ये तो 2 स्वेदन हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे मूर्धनी तैल का प्रयोग बताया गया है, यानी सिर पे तैल धारण कराएंगे। और नावन नस्य की बात की गई है। नस्य का एक भेद है नावन,
उसकी बात, और साथ ही साथ तर्पण की बात, ठीक है ना, तर्पण की बात कर रहे हैं। हमने बताया था इसके बाद इस वाले पैराग्राफ में आपको 3 व्याधियां देखने को मिलेंगी 100 श्लोक में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। 101 में 3 व्याधियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्षाघात याद रखिएगा, 3 फिर से बोल रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उदर में आता है नित्यमेव विरेचयेत, उदर रोग में आता है नित्यमेव विरेचयेत। पांडु ओ सॉरी कामला में आता है कामली तु विरेचनम, कामली तु विरेचनम। और पक्षाघात में भी आता है स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। अगर ये पूरा लाइन याद रखेंगे, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम, इसका भी लाइन पूरा याद रखिएगा, और कामला वाला भी पूरा का पूरा लाइन याद रखिएगा, ठीक है ना। पांडु कामला में हमने आपको बताया था। और इस तरीके के एक जगह लिख लिया करिए, कॉपी में नहीं। अब जैसे यहाँ पे आया पक्षाघात वाला ना, तो यहाँ पे सबका एक साथ लिख डालिए, उधर रोग वाले में भी सबका एक साथ लिख डालिए, और कामला वाले में भी एक साथ लिख डालिए। तो जितनी बार आप किताबें पलटोगे ना, कब तक नहीं याद हो जाएगा भाई। हमको इस लेवल पे याद हुआ है क्योंकि हमने ये काम किया, ठीक है, तो याद हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो स्वेदनम स्नेह संयुक्तम, सबसे पहले स्वेदन करना है पक्षाघात में, फिर स्नेह संयुक्त यानी स्नेह युक्त द्रव्यों से आपको विरेचन कराना है, ठीक है। यहाँ स्नेहन की बात नहीं की है इन्होंने, पहले पहले कहा है स्वेदन कराना है, फिर स्नेह संयुक्तम स्नेह युक्त द्रव्यों से यानी स्नेह मिले हुए द्रव्यों से आपको विरेचन देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है पक्षाघात के लिए, ठीक है। और भाव प्रकाश, बीपी का मतलब भाव प्रकाश, तीक्ष्ण विरेचन कराने के लिए कहा है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है गिरदसी की, गिरदसी, ठीक है ना। गिरदसी मीन्स सियाटिक पेन, जिसको हम लोग सियाटिका बोलते हैं, सियाटिका को गिरदसी कहा जाता है। तो हमने आपको बताया एक फार्मूला, गिद्ध की चिकित्सा, गिद्ध ने सारी बस्ती में आग लगा दी, गिद्ध ने सारी बस्ती में आग लगा दी। तो गिद्ध से हुआ गृधसी, सारी से हुआ सिरावेद, बस्ती में हुआ बस्ती का प्रयोग, और ए से हुआ अग्निकर्म, आग लगा दी, आग से हुआ अग्निकर्म। तो ये क्रम भी हो गया आपका, और चिकित्सा भी आ गई। यानी कि चरक ने बताया कि सबसे पहले गिद्ध ने सारी यानी सिरावेद करेंगे, कहाँ करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, केजी कंडरा और गुल्फ के मध्य में। ये देखिएगा, कंडरा और गुल्फ के मध्य में सिरावेद करना है गिरदसी में। फिर बस्ती देंगे, बस्ती में आग लगा दी, तो बस्ती में अनुवासन और निरोग की बात कर दी, ठीक है ना। श्लोक में नहीं आया है कि अनुवासन निरोग, सिर्फ वहां पे देखिएगा सिरा बस्ती अग्निकर्म च, सिर्फ इतना आया है। और यही हम आपको, गिद्ध ने सारी बस्ती में आग लगा दी, यही हम बता रहे हैं बार बार, ठीक है ना। वहां पे उन्होंने बस्ती एक्सप्लेन नहीं किया कौन कौन सी बस्ती देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में देखिएगा आया है खल्ली, एक रोग। अभी हमने रोगों के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, लास्ट में करेंगे। देखिए जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। हम रोग इसलिए नहीं किए हैं कि जैसे हमने आपको डिफरेंट चैप्टर पढ़ाया आपको, और क्या किया उसके स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने आपको काय चिकित्सा वाला भी नोट्स दिखाया और पढ़ाया है। तो जितनी भी व्याधियां, चाहे वो खल्ली हो, चाहे पक्षाघात हो, चाहे गृदसी हो, कुछ भी, उसको हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपका वाद व्याधि चिकित्सा, काय चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो खल्ली की बात अगर करें तो आया हुआ है खल्ली में तैल और घृत मिलाकर, यानी कि गरम गरम खिचड़ी से उपनाह करेंगे। गरम गरम खिचड़ी को बांध कर उपनाह यानी पुलटिस बांध देंगे। जैसे मान लीजिए गरम खिचड़ी हुआ या गरम कृषरा हुआ, उसको जो है कपड़े में बांध कर हल्का सा पुलटिस बना के उससे स्वेदन करना है आपको, उपनाह स्वेद। ये हुआ खल्ली की चिकित्सा, ठीक है ना। तो इस तीनों श्लोक में आपको पक्षाघात का भी इंपॉर्टेंट है, गृदसी का भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है खल्ली की चिकित्सा, ठीक है। विपरीतार्थता हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मैनुअली करना है,
मैनुअली यहाँ पे जैसे विवर्तासता मतलब हमने आपको एग्जाम्पल बताया था जब पढ़ाएंगे अभी कि जैसे मालामाल वीकली में राजपाल यादव का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वैसे ही विवर्तासता, विवर्त मतलब समृद्ध मतलब बंद होता है, विवर्त मतलब खुला रह जाना, ये होता है समृद्ध और विवृत का अंतर। विवृत मतलब ओपन, जैसे मुंह खुला है तो खुला ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, स्वेदन करने के बाद जो स्तंभता है, जकड़ता है, जकड़ाहट है, जब भी हम स्वेदन करेंगे तो कहीं पे भी तो जकड़ाहट कम हो जाती है। जैसे पाइप जाड़े में गर्म रहता है, उसको आप गर्म करते हैं, कोई भी पाइप रहता है, जैसे आप देखा होगा आपने टैप पे लगाना होता है, पाइप तो नहीं चढ़ता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, है ना। उससे वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और उसको हम इजीली यूज कर लेते हैं। वैसे ही सिर्फ यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये था कि स्वेदन के द्वारा स्तंभन को कम किया जाता है, जकड़ाहट को कम किया जाता है। तो विवर्तासता एक तरीके से जकड़ाहट की वजह से मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो पहले स्वेदन कर रहे हैं, ये क्या होगा, व्यातान्नने हनुः स्विन्न, स्विन्न का मतलब होता है स्वेदन, स्विन्न का मतलब होता है स्वेदन करेंगे। और अंगुष्टाभ्याम प्रपीड्य, यानी कि अंगुष्ठ से यानी हाथों से मैनुअली उसको जो है वो क्लोज करेंगे उसको, है ना। चिबुक को, ठुड्डी को क्लोज करेंगे उसको हाथों से दबाकर, ठीक है ना। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि स्वेदन करेंगे, हन प्रदेश जकड़ा हुआ तो स्वेदन क्रिया करके उसके बाद नीचे ऊपर दबाना चाहिए या नवाना चाहिए, यही यहाँ बताया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? और सवेरे हम पढ़ाने के मूड में नहीं थे, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। सवेरे वाला क्लास हम यही मान लिए कि जीरो था, और पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए, दोनों के लिए मूड होना जरूरी है। सर हाँ बताओ। सर जो लॉकजॉ डिजीज होती है वो ये हनुस्तंभ टाइप ही होता है? हानुस्तंभ होता है, जब अभी हम पढ़ाएंगे डिजीज में वहां पे आ जाएगा ये। अभी हमने डिजीज नहीं पढ़ाया है, अभी हानुस्तंभ हमने नहीं पढ़ाया, उसका चिकित्सा अभी पढ़ा रहे हैं। हानुस्तंभ लॉकजॉ वही है, ठीक है ना, लॉकजॉ हानुस्तंभ वही है, अभी पढ़ाएंगे उसको। धनुर्वात, अंतर्याम, बहिराम, अभी को बताया था, किसको बताया था हमने, अंतर्मन, बाहर धन, किसको बताया था, आप ही के बैच को बताया था, किसको बताया था मैंने ये ट्रिक? सर सुबह यस बताया सर, था। यही थे। कल बताया था, सुबह नहीं बताया होगा। कल बताया था। तो उसको पढ़िएगा, वहां से भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अंतर्याम को मन्यास्त्र। हाँ तो उसको पढ़िएगा, वहां पे भी आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। जिन वाद व्याधियों की चिकित्सा यहाँ बता दी गई है अथवा जिन रोगों की चिकित्सा यहाँ नहीं बताई गई है, उन सभी रोगों की चिकित्सा में स्थान और दूष्य आदि के भेद से चिकित्सा में विशेषता लाकर चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि हमको स्थान के अनुसार और दूष्य के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। हम किस स्थान में चिकित्सा कर रहे हैं, किस दूष्य यानी कि दूष्य कौन सी धातु हुई है उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। प्रत्येकम स्थान दूष्यादि क्रिया वैशेष्यम आचरेत, सिमिलर टू सन्निपातज गुल्म। सन्निपातज गुल्म में भी ऐसे श्लोक मिलेगा, नोट कर लीजिए, और सन्निपातज गुल्म में एक बार जाके वहां पे देख लीजिएगा, ऐसे ही लाइन वहां भी मिलेगी। यूजी के बच्चों के लिए यह श्लोक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया है, ये रेफरेंस पूछ लेगा कहाँ का है, आपको डिटेल बताना पड़ेगा। जो छोड़ दे रहे हैं उसमें दिमाग मत लगाना, बता दे रहे हैं, ये और छोर नहीं है। अब कुछ योग की बात करते हैं जो चरक ने स्पेशली बताया है, ठीक है ना। जिसमें आया है पहला चित्र का अधिकृत। फिर बता रहे हैं इति वालों पे ज्यादा फोकस किया करिए, जिन योगों के लास्ट में इति लिखा रहता है ना। बाकी जो पहले कंटेंट के आधार पे टीकाकार ने जिनकी पुस्तक अगर उन्होंने नामकरण कर दिया तो उसको बस सरसरी निगाह से देख लिया करिए। तो चित्र का अधिकृत, क्योंकि चित्रक पहला कंटेंट है तो उन्होंने नाम रख दिया चित्र का अधिकृत, चरक ने इसको चित्र का अधिकृत नाम नहीं दिया है। और देखिएगा यह सर्पी जो है चित्रकादि सर्पी, सर्पी वात रोग हरम परम, यानी वात रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा बता दी है, परम चिकित्सा है। और इसमें अगर कंटेंट की बात करें तो ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो चित्रक है, शुंठी है, रासना है, इनुला यानी पुष्कर मूल है, और पिप्पली है। तो सोंठ है, पिप्पली है, क्या गायब है, मरीच है, यानी त्रिकटु में से मरीच गायब है।
त्रिकटु में से मरीच गायब है, और ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि त्रिकटु में से क्या गायब है। इसमें चित्रकादि घृत में मरीच नहीं है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या है, चित्रक है और रासना है और पुष्कर मूल है। ठीक, फिर बलादि घृत की बात कर रहे हैं। बलादि घृत में देखिए बला और बिल्व दोनों ब वाले आए। बलादि, बलादि नाम ही बला है तो बला तो होगा ही होगा। साथ ही साथ इसमें बिल्व है और घृत मंड में इसको पाक कर रहे हैं। मूर्धक यानी शिरोगत वाद विकार में, और क्या है, शुक्ति प्रकुंच को, शुक्ति प्रकुंच यानी कि एक शुक्ति या प्रकुंच या पल, शुक्ति पल प्रकुंच, शुक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, शुक्ति या प्रकुंच की बात करिए। विकारों में शुक्ति और प्रकुंच की मात्रा में इसको प्रयोग करने के लिए बताया है। पल की बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी इनको, बिना मतलब का। सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा कि वात विकारों में इस बलादि घृत को शुक्ति या प्रकुंच मात्रा में नस्यार्थ वाम व नस्यम, तो याद रखिएगा नस्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये बलादि घृत का प्रयोग नस्य के रूप में कर रहे हैं। कुछ योगों में हमको ये पूछा जाता है कि किस रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने आपको त्रिमर्मी अध्याय में महामायुर घृत वगैरह जो भी पढ़ाया होगा, अभ्यंग पान नस्य कई रूपों में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सब जरूर नोट किया करिए किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ मात्रा हो मात्रा जरूर देखिएगा, जहाँ अनुपान दे रखा है अनुपान जरूर नोट करिएगा, जहाँ किसी विशेष पात्र का प्रयोग बताएं ताम्र वगैरह का, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना। ये सब चीजें जरूर, कहीं कहीं हम मात्रा बताते हैं कि इतना हरित की पड़ा हुआ है, इतना ये पड़ा हुआ है, तो उसको भी वहीं जब आप वो चार्ट बनाया करिए ना, तो छोटा छोटा वहीं लिख लिया करिए, उससे आपको हमेशा के लिए चीजें याद रहेंगी। त्रिफलादि चतुर स्नेह याद रखिएगा, नाम नहीं रखना है उसमें और कुछ नहीं। हाँ, ये निर्गुंडी तेल इंपॉर्टेंट, निर्गुंडी यानी कि इसको बोलते हैं वाइटेक्स निगुंडो को बोलते हैं, जिसको मेवड़ी बोलते हैं, सिंधवार भी बोलते हैं। तो निर्गुंडी तेल का प्रयोग जो है चरक ने वाद व्याधि में बताया है। योग रत्नाकर, वाई आर फॉर योग रत्नाकर ने गंडमाला में बताया है। निर्गुंडी तेल का प्रयोग योग रत्नाकर में गंडमाला में आया है। इसको मेवड़ी, कॉमन लैंग्वेज में इधर उधर मेवड़ी बोला जाता है ना। 5 लीव चेस्ट बोलते हैं इसको। 5 लीव चेस्ट आप देखेंगे तो इसमें से जैसे 5 पत्तियां एक ही जगह से निकली हुई दिखेंगी आपको, अगर द्रव्यगुण आपने पढ़ा होगा तो निर्गुंडी को 5 लीव चेस्ट, वाद शामक है ये, तो निर्गुंडी तेल का प्रयोग, और इसको योग रत्नाकर ने किसमें प्रयोग किया है, गंडमाला में। साथ ही साथ देखिए चरक ने जहाँ कहाँ बताया है, तेन सिद्ध समम तैलम नाड़ी कुष्ठ अनिलार्तिसु, नाड़ी यानी अगर नाड़ी व्रण हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, वातजन्य रोग, साथ ही साथ पामा अपची रोग में। अब यही हम कह रहे थे, पान अभ्यंजन और पूरण, ये यही चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन करती हैं। अब यहाँ देखिए पान यानी ओरल इंटेक भी कर रहे हैं, अभ्यंजन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अभ्यंजन का मतलब यहाँ पे अंजन नहीं है, अभ्यंग होता है। पूरण की बात कर रहे हैं, जैसे कर्ण पूरण वगैरह कहते हैं। पूरण का मतलब जैसे कर्ण पूरण वगैरह के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका निर्गुंडी तेल की बात कर रहे हैं। नाड़ी व्रण मतलब साइनसेस जहाँ पे बन जाते हैं, है ना, ओपनिंग्स जहाँ बन जाती है उसको नाड़ी व्रण कहते हैं। वुंड में जहाँ पे साइनसेस बन जाए, एक्स्ट्रा ओपनिंग बन जाती है, तो याद रखिएगा ये हुआ निर्गुंडी तेल। इसमें सिर्फ और सिर्फ निर्गुंडी का प्रयोग बताया है, निर्गुंडी मूल पत्र, और इसको किन किन व्याधियों में, नाड़ी कुष्ठ अनिलार्तिसु ये याद रखना है, और पान अभ्यंजन पूरण अभ्यंग, पाप याद रखिएगा। निर्गुंडी जो है पाप, PAP, P फॉर पान, A फॉर अभ्यंग और P फॉर पूरण। फिर हमने बताया आपको एक तरीका कैसे याद करते हैं, तो इसी तरीके से आपको सब देखना है। आगे बढ़ते हैं। मूलक तेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूलक तेल वात व्याधि में, ह्रस्व पंचमूल यानी कि लघु पंचमूल, पंचमूल कषायण पिन्याकम बहुवार्षिकम पक्त्वा तस्य रसम पुत्वा तैल प्रस्थम विपाचेत, यानी कि आप याद रखिएगा यहाँ पे लघु पंचमूल की बात कर रही है। इंपॉर्टेंट है इसमें संशिष्टे श्लेष्मणा च, यानी कि वात के साथ में अगर श्लेष्मा यानी कफ का वहां पे अनुबंध है तो ह्रस्व पंचमूल का प्रयोग बताया है।
यानी वात के साथ में श्लेष्मा का अगर संबंध है, यानी कवि, क फॉर कफ, वी फॉर वात, कवि का संबंध है, तो वहां पे लघु पंचमूल बताया गया है। अभी तो आ रहा है, योग तो अभी शुरू होगा। सहाचर तेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहाचर कहिए चाहे सहचर कहिए, ठीक है ना। सहाचर तेल, स्वदंष्ट्रा याद आ रहा है, पीछे हमने आपको छदक्षीण में और त्रिमर्मी में भी हमने आपको बताया था, रक्तज मूत्र वृक्ष में स्वदंष्ट्रा घृत, और हमने आपको बताया था कि स्वदंष्ट्रा तैल हम लोग पढ़ेंगे। स्वदंष्ट्रा बेसिकली गोक्षुर को बोलते हैं। स्वदंष्ट्रा, त्रिकंटक, ये सभी गोक्षुर का ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस का नाम है। तो स्वदंष्ट्रा तैल जो है वात व्याधि में प्रयोग कर रहे हैं। और स्वदंष्ट्राघृत छदक्षीण में 11वें चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, और रक्तज मूत्र वृक्ष में त्रिमर्मी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। ये स्वदंष्ट्राघृत याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, स्वदंष्ट्रा तैल की बात बता दिया। इसके बाद कैसे प्रयोग करना है ये नहीं आया यहाँ पे, हम बेसिकली वही देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए विमर्श में आया है, तेल सामान्यतः अभ्यंग यानी कि बाह्य एप्लीकेशन बताया गया, मुझे लगा जैसे कहीं पूछा गया है। तो इस स्वदंष्ट्रा तेल का प्रयोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। विमर्श में लिखा हुआ है प्रयोग अभ्यंग के लिए, अभ्यंग मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में। तो स्वदंष्ट्रा तेल विमर्श में वहां पर मार्क कर लीजिएगा, अभ्यंग के रूप में प्रयोग, ठीक है। आया बला तेल, यही है इति वाला हम कह रहे हैं। और ये कृष्णात्रेय भाषितम, एक जब सब लास्ट में हम पढ़ा लेंगे तो लास्ट में कृष्णात्रेय वाले जितने योग हैं सब एक पेज पे लिख डालिएगा, है ना। कृष्णात्रेय भाषितम इति बलातैल, बलातल लिखा होगा उसको तैल बना लीजिएगा। बलातल लिखा होगा, हमने की मात्रा लगा ली, आप भी लगा लीजिएगा, बलातैल, है ना। तो ये बलातैल जो है कुछ नहीं याद करना, उसका लिवात व्याधि में है। अमृता जानते हैं किसको बोलते हैं, गिलोय को, है ना। तो अमृताद तैल हमने आपको वात रक्त में भी पढ़ाया था, ठीक है ना। वो अमृताद तैल हो सकता है वहाँ कंटेंट अलग अलग हो, लेकिन अमृताद तैल वात रक्त में भी चरक ने एक बताया और यहाँ भी, और मुख्य रूप से गिलोय है 5 तुला। इस अमृताद तैल में जो वात व्याधि में बताया है, यहाँ पे मुख्य रूप से गिलोय है। यहाँ पे कृष्णात्रेण, यहाँ भी क्या आया है, कृष्णात्रेय यहाँ भी आया हुआ है, इसको अंडरलाइन करिएगा। गिलोय 5 तोला है। वात व्याधि को दूर करने में यह अमृतादि नामक तेल सर्वश्रेष्ठ यानी वात व्याधि में प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिएगा इसमें कुछ आया है और इम्पोर्टेंट है, जो वीर जठराग्नि का बल क्षीण हो गया, वीर जठराग्नि और बल क्षीण हो गया हो शरीर का, मानसिक रोग से पीड़ित है, उन्माद है, अपस्मार है, तो वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अमृताद तेल का, ठीक है। तो आया है श्लोक में, हम थोड़ा एक बार आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। क्षीण वीर अग्नि, यहाँ से देखिए ये वाला, ठीक है। क्षीण वीर अग्नि बल सम्मूढ़ चेतसः उन्माद अपस्मार, मतलब इतनी व्याधियों में अमृताद तैल लाभकारी है, साथ ही साथ वात व्याधि में भी, ठीक। याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 163 नंबर श्लोक। अमृताद तैल, मानसिक रोगों में भी अमृताद तैल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आया रासना तेल, रासना वैसे भी हम अग्रह में पढ़ते हैं, रासना वात हराणाम, पता है कि नहीं पता है, रासना ये लिखा हुआ है, ये रासना वात हराणाम। अब जब हम लोग अग्रह पढ़ेंगे तो आपको सारा का सारा अग्रह टिप पे ले आ देंगे, रासनावाद हराणाम, है ना, एरंड मूलम वृश्यवाद हराणाम, है ना। तो इस तरीके से जितना वाद हराणाम, सर्वदोष हराणाम, विदारी गंधा सर्वदोष हराणाम। गोक्षुर के बारे में क्या है, मूत्र किक्ष अनिल हराणाम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये सब, यस सर। तो सारा का सारा टिप पे आ जाएगा जब सूत्र स्थान हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो आप लोग शैशवावस्था में आगे की बातें कर रहे हैं, अभी तो हम लोग उत्तरार्ध पे आगे डायरेक्ट, जब सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज बताएंगे वहाँ पे। तो रासना तेल याद रखिएगा, रासना वात हराणाम यानी रासना वात हर द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है चरक ने, तो इस रासना तेल का यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। एक और, एक क्या था ऊपर ये रासना तेल, एक और नीचे रासना तेल और आया, देखिए इति रासना तेलम, यानी दूसरा भी रासना तेल इन्होंने बता दिया।
मूलक तैल अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ मूलकाद्य तैल आ गया। तो मूलक तैल और मूलकाद्य तैल, वो जो मूलक तैल था वो इति वाला नहीं था, ये इति वाला है, इति मूलकाद्य तैल। वृक्ष मूलादि तैल, याद रखिएगा, इसको देखने से लगता है क्या कि हम वाजीकरण में पढ़ रहे थे। ये वृक्ष मूलादि तैल यहाँ आया है, जिसमें अडूसा यानी वासा 100 पल, गिलोय 100 पल और चित्रक मूल 100 पल पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ भी अश्वगंधा आया है बच्चा, याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं अश्वगंधा के जो ये इंडिकेट करते हैं कि अश्वगंधा कहीं न कहीं वात शामक है, ठीक है, यानी कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अडूसा हुआ यानी वासा, गिलोय, चित्रक मूल और अश्वगंधा, इन चारों द्रव्यों का 100-100 पल में लेते हैं, याद रखिएगा। ये हुआ वृक्ष मूलादि तैल। मूलक तैल एक ऊपर था, एक इति में भी आ गया है ना। मूलक तैल दो, हमने 1, 2 लिखा है तो 2 मूलक तैल इस चैप्टर में आ गए। मूलकाद्य मूलक 2-2 हो गए। आगे क्या है, हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट श्लोक, सुपर हिट श्लोक। वात रोग में तैल सर्वोत्तम है। नास्ति तैलात परम किंचित दोषघ्नम मारुतापहम, मतलब तेल से बढ़ के वात शामक द्रव्यों में श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। रेफरेंस याद रखिएगा। नास्ति तैलात परम, नास्ति मतलब नहीं है, तैलात तेल से बढ़कर, परम किंचित कोई भी, दोषघ्नम कौन सा दोष, मारुतापहम मतलब वायु शामक कोई अन्य दूसरी औषधि नहीं है तेल के समान, ठीक है। यदि वातनाशक द्रव्यों से इसका संस्कार कर दिया जाए तो अधिक बलवान अर्थात विशेष रूप से वायु को दूर करने वाला होता है। हम जानते हैं संस्कारो ही गुणांतराधानम, यानी कि वातनाशक द्रव्यों से अगर इसका मतलब संस्कार कर दिया जाए, पाक कर दिया जाए, तो क्या करते हैं, इसका जो है वात शामक जो गुण होता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। संस्काराद बलवत्तरम, मतलब संस्कार कर देने से इसका बल बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे संस्कार भी आया हुआ है, मतलब वात शामक द्रव्यों से संस्कार कर देंगे। संस्कार हम जानते हैं गुणों में वृद्धि करना, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, संस्कारों नाम ही गुणांतराधानम। फिर नीचे आया हुआ है वातनाशक गण से 100 बार या 1000 बार इसे पकाया जाए तो सूक्ष्म मार्गों में होने वाले रोगों को शीघ्र नष्ट कर देता है। मतलब या वही कह रहे हैं ना, संस्कार अगर कर देंगे तो संस्कार का मतलब क्या होता है कि आपने स्नेह पाक भैषज कल्पना में पढ़ा होगा, तो वो स्नेह पाक जो हम तैल पाक कर रहे हैं वो वात शामक द्रव्यों के साथ अगर करते हैं तो उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। और उस तैल का पाक 100 बार, उसको शतपाक बोलेंगे, 1000 बार अगर करेंगे तो सहस्त्र पाक करेंगे। देखिए यहाँ आया हुआ है गणैर्वाद हर तस्मात शत, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे छत की जगह शत हो जाएगा और ये सहस्त्र हो गया, यानी 100 बार और 1000 बार उसको अगर हम पाक करते हैं तो जो माइन्यूट छिद्र होते हैं बॉडी में वहां भी यह स्नेह द्रव्य प्रवेश करके वात का शमन करेगा। मतलब इसमें इतनी मतलब क्वालिटी बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस में भी प्रवेश करके वहां पे ये रोगों को नष्ट कर देगा, ठीक है ना। ये हुआ वात रोग में तैल के लिए बताया है। लिख लीजिए एक ट्रिक और वहीं पे GMT, GMT ऊपर से नीचे लिखिए तब समझ में आएगा। GMT, जी के बगल में लिखिए घृत, एम के बगल में लिखिए मधु और टी के बगल में लिखिए तैल। GMT घृत मधु और तैल, घृत मधु और तैल। जी के बगल में लिखिए, घृत के बगल में वात पित्त शामक VIP, VP वात पित्त शामक हो गया। फिर इसके बाद आपने लिखा है मधु, एम के सामने लिखिएगा पित्त कफ शामक PK शामक। तरीका ये होता है कि PK लिखिए, नीचे वाला एरो बना दिया, यानी कि घटाने के लिए। जब एरो ऊपर कर देंगे इसका मतलब इंक्रीज करेगा, एरो नीचे बना देंगे इसका मतलब डिक्रीज करेगा। तो मधु में हुआ PK नीचे एरो यानी पित्त कफ शामक। बचा क्या, तैल, तैल के सामने लिखिएगा ऊपर वाला ले लीजिए और नीचे वाला यानी कफ वात शामक, कवि KV कफ वात शामक, नीचे वाला एरो। यानी कि हम देखते हैं कि वात पित्त और कफ दो दो का जोड़ा बनाते रहिए।
पहला जोड़ा बना वात पित्त का, दूसरा जोड़ा बना किसका, पित्त कफ का, बचे कौन, वात और कफ, तो तीसरा बना कफ और वात का। GMT घृत मधु तैल, क्या बताया ये, नहीं समझ में आया, अग्रह में चरक ने बताया है, यानी जितने भी अग्रह आए 3 हमने आपको भी रटा दिया फटाफट। वहां देखेंगे घृत को जो है उन्होंने वात पित्त शामक द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है, मधु को पित्त कफ शामक द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है, और तैल को कफ वात शामक द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है। परंतु वात व्याधि में नास्ति तैलात परम किंचित दोषग्नम मारुतापहम, ये लाइन याद रखिएगा। और अगर इसको वात शामक द्रव्यों से अगर संस्कार कर दिया जाए तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस में भी प्रवेश कर जाएगा। कब, जब इसको शतपाक या सहस्त्रपाक कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, पहले आवरक की चिकित्सा करेंगे उसके बाद आवृत की। आवरक का मतलब होता है जिसने घेरा बनाया है, ठीक है ना, मतलब जिसने हमारे चारों तरफ घेरा बना लिया है, पहले हम उस घेरे की चिकित्सा करेंगे, फिर हमारी चिकित्सा बाद में होगी। आवृत का मतलब जिसके चारों तरफ घेरा बना हुआ है। अब धीरे धीरे बच्चा प्रकरण आ रहा है आवरण वाला, उसको हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, आवरण वाला सिद्धांत, क्योंकि एक लेक्चर पूरा का पूरा आवरण पे जाएगा। ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। सबसे लंबा चैप्टर शायद वात व्याधि और ज्वर है, और ग्रहणी है, त्रिमर्मी है, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है कोई, जब दोनों टाइम क्लास ले रहे हैं तो हो जाएगा, परेशान ना हो। तो यहाँ लिखा हुआ पहले आवरक की चिकित्सा जिसने घेरा बनाया है, उसके बाद आवृत की जिसका आपने घेरा बना रखा है। आवरक मतलब जिसने कवरिंग किया हुआ है, आवृत मतलब जिसकी कवरिंग हुई है। ठीक है, वात व्याधि की चिकित्सा सिद्धांत, क्रिया साधारणो सर्वा संशिष्टे चापि शस्यते वाते पित्तादि स्रोतस्वावृत्तेषु विशेषतः। वात व्याधि का चिकित्सा सिद्धांत बता रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। अन्य दोषों से संबंधित यदि वायु हो तो साधारण वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। विशेष रूप से पीके के द्वारा स्रोतों के आवृत होने पर वायु कुपित हो तो उसमें भी साधारण चिकित्सा ही करनी चाहिए। ऐसा कोई खास यहाँ पे चिकित्सा सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना, कोई खास ऐसा नहीं है, बस आपको यहाँ ये बताया गया है कि साधारण रूप से हमको वात शामक चिकित्सा ही करनी है। साधारण का तात्पर्य क्या है, जिस दोष से आवृत हो या अनुबंध हो उस दोष को दूर करने वाली सामान्य चिकित्सा के साथ साथ वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ, अन्य दोषों से संबंधित यदि वायु हो तो साधारण वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। विशेष रूप से पित्त कफ के द्वारा स्रोतों के आवृत होने पर वायु कुपित हो तो उसमें साधारण चिकित्सा करनी चाहिए। सुन लीजिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं। सपोज करिए अगर पित्त ने वायु के चारों तरफ घेरा बना लिया, यानी पित्त आवृत वात, हम आपको पढ़ा चुके हैं, याद आ रहा है कुछ पीछे का, हमने बताया था कि पित्त वाले सारे लक्षण मिले, वहां भ्रम वगैरह मिल रहा था, याद आ रहा है कुछ। यस सर। यस सर। तो पहले तो हम आवरक की चिकित्सा करेंगे। आवरक कौन है वहां पे, पित्त है। तो हम पहले जिसने घेरा बनाया है पहले हम उसकी चिकित्सा करेंगे, पित्त शामक चिकित्सा करेंगे, दैट इज साधारण चिकित्सा। जिसने घेरा बनाया है पहले हम उसकी चिकित्सा करेंगे। वही यहाँ पे विमर्श में कह रहे हैं, साधारण का तात्पर्य है जिस दोष से आवृत हो या अनुबंध हो उस दोष को दूर करने वाली सामान्य चिकित्सा, यानी हम पित्त की सामान्य चिकित्सा करेंगे, देन हम वात की चिकित्सा करेंगे। अगर अन्न आवृत वात हो गया है तो हम पहले आवृत अन्न की चिकित्सा करेंगे, चाहे वो वमन के द्वारा, चाहे दीपन पाचन के द्वारा, चाहे आम दोष की चिकित्सा करेंगे, है ना। इस तरीके से अगर रक्त आवृत वात है या जो भी है, पहले हम आवरक जिसने घेरा बनाया है उसकी चिकित्सा करेंगे। तो साधारणों सर्वा संशिष्ट से वो लाइन याद रखिएगा, यहाँ पे अब आएगा। हमको अगला स्टेप पता है कि क्या बताना है, ठीक है ना, क्योंकि गहन अध्ययन किया हुआ है। तो अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल बताया वो नीचे आ गया। पित्त आवृत वात की चिकित्सा, यानी कि पित्त ने वायु के चारों तरफ डेरा जमा लिया है और वायु बेचारा अंदर है। अभी तक तो वायु ही वायु था। पित्तम पंगुम कफम पंगुम पंगवो मल धातुवा, बताया है मोहल्ले का आवारा लड़का है, बात आता है घर में घूमते घूमते पित्त के और कफ के। आंटी अंकल जी पित्त हैं, आंटी अंकल जी कफ हैं, है ना। आंटी अंकल से पूछ के पित्त कफ को लेके निकल गया। वो तो बेचारे सीधे साधे थे, बिगाड़ा कौन, वात ने। पित्तम पंगुम कफम पंगुम पंगवो मल धातुवा वायुना यत्र नियंते
तत्र गच्छति मेघवत, ऐसा ना, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, शारंगधर संहिता का है कि पित्त और कफ जो होते हैं पंगु होते हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकते, उनको ले जाने वाला कार्य कौन करता है? वात करता है। अब यहाँ पे क्या है, वही वात घेरा बना लिया गया है, वात अंदर हो गया है, चारों तरफ पित्त ने। कभी कभी जो मोहल्ले के बदमाश लड़के होते हैं, सीधे साधे बच्चों को भी अपने जैसा बना देते हैं, कभी कभी वो सीधे बच्चे उनसे भी आगे निकल जाते हैं। वही हाल यहाँ हुआ है, विशेष रूप से पित्त से आवृत हो गया वायु, अर्थात व्यत्यास, बारी बारी से एक बार शीतल और एक बार उष्ण क्रिया करेंगे। याद रखिएगा, पित्त आवृत वात में व्यत्यास आया हुआ है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? शीतल क्रिया। शीतल क्रिया किसके लिए कर रहे हैं? पित्त के लिए। पहले देखिए, पहला शब्द आया शीता उष्णाम, तो सबसे पहले शीत चिकित्सा किसके लिए आई? पित्त के लिए। उष्ण किसके लिए आई? वात के लिए। यानी कि एक बार शीत कर्म कर रहे हैं। व्यत्यास का मतलब होता है अल्टरनेट, व्यत्यास का तात्पर्य होता है अल्टरनेट, मतलब पहले एक बार हम शीत चिकित्सा करेंगे पित्तावृत वात में, देन एक बार हम किसका करेंगे? उष्ण चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। यही है, विशेष रूप से यदि पित्त से आवृत वायु हो गई हो तो व्यत्यास अर्थात बारी बारी से एक बार शीतल एक बार उष्ण क्रिया का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ सर्प जीवनियम च शस्यते, जीवनी घृत जो भी हम लोग जस्ट वात रक्त में पढ़ के आए हैं, वही जीवनी घृत यहाँ प्रयोग करेंगे, है ना। तो जीवनी घृत वात रक्त वाला पित्तावृत वात की चिकित्सा में यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पित्तावृत वात की बात हो गई। पथ्य की अगर बात करें, पित्तावृत वात में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लघु पंचमूल आया है तो याद रखिएगा, है ना, पित्तावृत वात में। और यहाँ पे एक क्षीर बस्ती आया होगा, ये पित्तावृत वात में क्षीर बस्ती का प्रयोग, इसको मार्क कर लीजिएगा। पित्त आवृत वात में क्षीर बस्ती है और क्षीर पान भी है। क्षीर पान भी हो, क्षीर से हम जानते हैं कि क्षीर पीने से विरेचन करता है, तो विरेचन से कहीं न कहीं पित्त का शमन होगा, पित्त की चिकित्सा होगी। तो क्षीर बस्त्य विरेक क्षीर पानम च पंचमूली बलाश्रितम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पित्त आवृत वात में परिसेचन, पित्त से वायु के आवृत होने पर मुलेठी तेल, बला तेल, दुग्ध, लघु पंचमूल का क्वाथ अथवा शीतल जल से परिषेक करना चाहिए। वात व्याधि में पित्त कफ का संसर्ग होने पर प्रथम पित्त की चिकित्सा करें। कह रहे हैं कि वात व्याधि में अगर पी भी हो और के भी हो, यानी पी के दोनों आ जाएं, तो पहले किसकी चिकित्सा करेंगे? पी की। यदि कफ और पित्त से वायु संयुक्त हो जाए, यानी कि दोनों मोहल्ले के लड़के जिन्हें वात ने बिगाड़ा था, दोनों ही अगर वात के ऊपर हावी हो जाएं, तो पहले पित्त की चिकित्सा करेंगे, है ना। वात कहीं न कहीं घेरे में आ गया है पित्त और कफ के, तो पहले सबसे पहले पित्त की चिकित्सा करेंगे। संशिष्टे कफ पित्ताभ्याम पित्तम आदो विनिर्जयत, मतलब सबसे पहले पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, पहले पित्त को जीतना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना। वात व्याधि में अगर पीके का संसर्ग हो तो पहले पी की चिकित्सा करिए, के का नहीं। ठीक है। कफ तथा पित्तनाशक विभिन्न पंचकर्म चिकित्सा। यदि पक्वाशय में कफ स्थित हो तो विरेचन करना चाहिए, यदि पित्त संपूर्ण शरीर में कुपित हो तो विरेचन द्वारा उसे निकाल देना चाहिए। ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस्त चिकित्सा का स्थान। स्वेदन क्रिया के द्वारा द्रवीभूत होकर कफ जब पक्वाशय में स्थित हो जाए अथवा कुपित पित्त अपने लक्षणों से शरीर में उत्पन्न हो, कफ और पित्त को बस्ती द्वारा निकालना चाहिए। बस्त चिकित्सा। स्वेदन क्रिया का द्रवीभूत होकर कफ जब पक्वाशय में स्थित हो,
सही लिखा है ये। द्रवीभूत अगर कफ या पक्वाशय में स्थित हो जाए अथवा कुपित पित्त अपने लक्षणों को शरीर में उत्पन्न करे कफ पित्त को वस्तु के द्वारा निकालना चाहिए। स्वेदर विषण्णन्ति श्लेष्मा यदा पक्वाशय स्तः पित्तम वा दर्शयेद लिंगम वस्तो विस्त विनर्हरे। श्लेष्मा किसका पक्वाशय किसका स्थान होता है? पक्वाशय विशेष रूप से वात का स्थान होता बात है। का ठीक है, पक्वाशय विशेष रूप से वात का स्थान होता है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि उस पक्वाशय में यदि कफ है चाहे पित्त है तो हम स्थान की चिकित्सा कर रहे हैं। बस ये याद रखिएगा। बहुत घुमा के बात लिखी गई है उस लाइन में, बहुत घुमा के बात लिखी गई है। तो यहाँ पे हम दोष पे नहीं जाएंगे, कफ है तो वमन करा देंगे, पित्त है तो विरेचन करा देंगे। ध्यान से सुनना, अगर हम रुके हैं वहां पे 30 सेकंड का पॉज दिए हैं तो कुछ सोच के दिए हैं। ऐसा नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या है। जरूरी होता है कि हम आपको कैसे समझाएं। हमको आता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको कैसे आएगा ये ज्यादा जरूरी होता है ना। तो याद रखिएगा, कफ चाहे वो पित्त, वैसे जनरली पक्वाशय वात का स्थान होता है, परंतु यदि कफ और पित्त स्थित हो जाए पक्वाशय में तो सबसे पहले वहां पे स्थान की चिकित्सा क्या है? पक्वाशय किसका स्थान है? वात का स्थान है। इसलिए हमको वहां पे क्या करना है? बस्ती कर्म करना है। ठीक है, सर प्रणाम। क्या हाल है? बढ़िया सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कफ और पित्त यानी पीके जो है पक्वाशय में आ गए हैं, तो हमको पक्वाशय में जो यानी वात होता है, वात की चिकित्सा हम बस्ती करते हैं। तो यहाँ पे जब पीके पक्वाशय में आ गए हैं तो हमको दोष की चिकित्सा नहीं, उस स्थान विशेष की चिकित्सा करते हैं। तो पक्वाशय वात का स्थान होता है, इसलिए हमको बस्ती द्वारा निकालना चाहिए। वहीं हमने लिख लिया है, विरेचन नहीं करना चाहिए, वमन भी नहीं कराना है आपको। ठीक है, फिर वैसे ही लिखा हुआ, यदि कफ से अनुगत वात हो तो गर्म गोमूत्र मिलाकर निरूह बस्ती, यदि पित्त से संयुक्त हो। याद करिए हमारा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप बताएंगे हम क्या बोलते हैं, अक्सर क्या बताते हैं हम? कोई लाइन याद आ रही है गोमूत्र और क्षीर पे? हाँ सर, कफ की चिकित्सा करनी हो तो गोमूत्र का यूज करते हैं। यहाँ आया ना, गोमूत्र अगर कफ अनुगत है तो गोमूत्र से बस्ती दे रहे हैं, और अगर पित्त का अनुबंध हो, पित्त संयुक्त वायु हो तो सर विरेचन के लिए नहीं, विरेचन के लिए। मतलब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, हम कह रहे हैं एक कॉन्सेप्ट रखिए कि गोमूत्र जो होता है हमेशा कफ के लिए आता है चिकित्सा प्रकरण में, और क्षीर जो होता है हमेशा पित्त के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आया हुआ है कि निरूह बस्ती दे रहे हैं गोमूत्र मिलाकर कफ अनुगत वात में, और क्षीर के साथ निरूह बस्ती दे रहे हैं किसमें? पित्त अनुगत वात में। ठीक है, और साथ ही साथ मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध तैल से अनुवासन बस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए। मधुर औषधि सिद्धश्च तैलस्य अनुवासयेत, मधुर औषधियों से सिद्ध तैल से अनुवासन देना चाहिए। ठीक, ऊपर की बात कर रहे थे, दोनों में हम डिफरेंस बता दे रहे हैं। पी के टहलते टहलते पक्वाशय में आए, पी के जब टहलते टहलते पक्वाशय में आए, पी मतलब पित्त, के मतलब कफ। तो पी के जब पक्वाशय में आए तो पक्वाशय की चिकित्सा करते हैं, और पक्वाशय की चिकित्सा बस्ती होती है क्योंकि पक्वाशय वात का स्थान होता है। अब कफ और वात अगर मिल जाए यानी कवि, तो कवि के लिए कफ जहाँ रहेगा वहाँ गोमूत्र के साथ, है ना, कफ के लिए गोमूत्र, वात के लिए निरूह बस्ती। वैसे ही पित्त के लिए क्षीर और वात के लिए निरूह बस्ती, पीवी, पी फॉर, या वीआईपी भी कह सकते हैं, वात पित्त। तो वीआईपी को क्षीर के साथ निरूह बस्ती। याद करने का अपना तरीका होता है, कैसे आप उसको लॉन्ग टर्म याद कर सकते हो। नस्य चिकित्सा का स्थान, यदि कफ के साथ वात शिरः प्रदेश में चला गया है, यदि कफ के साथ वात जो है शिरः प्रदेश में चला गया है, तो हमने आपको बताया था नस्य कर्म श्रेष्ठ होता है। ठीक है ना, नासा ही शीर्षो द्वारम,
ऐसा पढ़ रखे हैं हम लोग कि नासिका जो होता है शिरा प्रदेश का द्वार होता है, तो इसलिए शिरोरोग के चिकित्सा के लिए नस्य श्रेष्ठ होता है। पित्त या कफ का निर्वहन कर देने पर जो वायु ऊर्ध्व प्रदेश में स्रोतों में जाकर कुछ अवशिष्ट रह जाती है, ऐसी दशा में केवल वात की चिकित्सा करेंगे। यानी चिकित्सा करने के बाद भी, पीके की चिकित्सा करने पर भी अगर ऊर्ध्व प्रदेश में थोड़ी बहुत वात रह जाती है तो वहां पे सिर्फ वात की चिकित्सा करते हैं, वहां पित्त और कफ से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम अगली क्लास में आपका कवर करेंगे आम आवृत वात में चिकित्सा। आम आवृत वात में चिकित्सा यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हाच पौच हो जाएगा। ठीक है, अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा सब खिचड़ी पक जाएगा। अभी हम लोगों ने अस्थि मज्जागत वात पढ़ा था। क्या लक्षण पढ़ा था अस्थि मज्जा, याद आ रहा है कुछ? अस्थि भेद पर भेद। हाँ, सतताम रुक, सतताम रुक था, नींद नहीं आना था, कुछ ऐसा मांस बल क्षय था सर, हाँ, अस्थि पर्वों में संधि सूल था। हमने आपको याद करने का तरीका बताया था। फिर अभी हमने आपको बताया कि अस्थि मज्जागत वात की चिकित्सा में महास्नेह, वही महास्नेह यहाँ पे आया है। और अन्न आवृत अगर वात हो जाएगा तो वहां पे वमन कराएंगे, दीपन पाचन। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मुख से वैसे ही निकल गया था, हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन अगर हमको याद है तो वो कभी गलत नहीं निकलता। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि अन्न आवृत वात होगा तो वमन कराएंगे, दीपन पाचन कराएंगे, लघु अन्न का सेवन कराएंगे। ठीक है ना, ये सब चीजें हम लोग कल आपको बताएंगे और आपको भी याद हो जाएगा जैसे हमको याद है। ठीक है ना, जितना हम लोगों ने पीछे लक्षण पढ़ा है यहाँ पे उन सब की चिकित्सा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला प्रकरण आ रहा है आवरण का, है ना, तो सब बताएंगे, सब बताएंगे। देखिए वो वाला पेज यहाँ पे हमने डाला है कि नहीं डाला है तो सबसे टिपिकल चीज, लेकिन जब जिस तरीके से बताएंगे और एक एक पॉइंट वहां नोट कर देना। ये नहीं कि हम फार्मूले बता रहे हैं तो हवा में तुरंत नोट कर लो, जितना देसी से देसी भाषा में हो सके उसको नोट कर लिया करो। ये मत देखा करो लोग हमारा फार्मूला, आप देखते होंगे कभी कभी हमारे ऐसे फार्मूले लिखे रहते हैं कि हम खुद संकोच में पड़ जाते हैं। अरे भाई हमको पढ़ना है, हमको एग्जाम देना है, भाड़ में जाए दुनियादारी। हमारी बुक है, जो मन करेगा वो करेंगे, है ना। किताब में लिखने में कुछ भी संकोच नहीं, बस हमारा काम नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है पीवी। पीवी यानी कि प्राण से आवृत व्यान वायु जब हो जाएगी तो स्मृति बल क्षय और क्लेविकल के ऊपर के ईएनटी वाली डिसऑर्डर हो जाती है, ऊर्जतुगत विकार। तो ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे ये बताएंगे हम आपको। अभी हम लोगों ने पक्षाघात में स्नेह युक्त विरेचन पढ़ा था, यहाँ भी स्नेह युक्त विरेचन आया है, पक्षाघात वाली चिकित्सा। ये सब हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। वीआईपी यहाँ पे देखिएगा, सब याद कराएंगे कल अगली क्लास में। वीआईपी यानी वी फॉर व्यान वायु, पी फॉर प्राण वायु। व्यान वायु से आवृत यानी व्यान वायु ने प्राण वायु के ऊपर आवरण बना लिया है, व्यान वायु ने प्राण वायु के ऊपर आवरण बना लिया है। यानी डोमिनेंट कौन हो गया? व्यान वायु। तो प्राण वायु का कर्म जो है बाधित हो जाएगा, व्यान वायु का कर्म बढ़ जाएगा। यदि व्यान वायु से प्राण वायु आवृत हो जाए तो पसीना अधिक निकलेगा, रोमांच होगा, त्वचा में सिकुड़न, शरीर में शून्यता का अनुभव होगा। और इसमें स्नेह मिलाकर विरेचन औषधि का प्रयोग करेंगे, है ना। तो वो सब तरीका बताएंगे कि कैसे स्वेदो अत्यर्थम जो वीआईपी होता है वो एसी में रहने की आदत होती है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो पसीना बहुत निकलता है, तो इस तरीके से स्वेदो अत्यर्थम याद रहता है ना। स्किन डिजीज ये सब याद करेंगे, सुप्त गात्रता। वैसे ही देखिएगा पास पास, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, रिवाइज कराएंगे कल हम रिवाइज कराएंगे पूरा का पूरा। यहाँ है पीएस लिखा हुआ है, पी मतलब प्राण वायु, और प्राण वायु ने किसके ऊपर घेरा बनाया है? समान के ऊपर। प्राण वायु ने समान वायु के ऊपर घेरा बना लिया है, ठीक है ना। तो हमने इसको ट्रिक बनाया पास। पास का मतलब PAS, प्राण वायु ने समान पे आवरण बना लिया। तो जब आदमी दूर दूर रहता है तो बहुत बोलता चालता है ना, बहुत बतियाता है, और सामने आ गए तो वो तुमसे मतलब वो हमसे कुछ न कह पाए, न हम उनसे न कुछ कह पाए, इस तरीके कोई गाना है। तो वही है, स्यूर जड़ गद गद मूकता, मूक हो जाना। कितना अच्छा है सर जी आपका ट्रिक, ये तो याद हो गया।
जब पास पास आए तो मूक हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए, है ना। तो पास पास यानी प्राण आवृत समान वायु, गदगद मूकता यानी कि मूक हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए, वाक्य कुछ बोल ही नहीं पाए, सब धरा का धरा रह गया, है ना। ठीक है। और इसकी चिकित्सा में है यापना बस्ती का प्रयोग, चिकित्सा में यापना बस्ती का, और साथ ही साथ चारों स्नेह का प्रयोग, स्नेह के साथ साथ वमन विरेचन निरूह अनुवासन स्नेहा तत्र सयापनाः चतुष्प्रयोगाः, चतुष्प्रयोगाः का मतलब यहाँ पे दे दिया है, चतुष्प्रयोग का मतलब यहाँ पे दे दिया है, पंचकर्म की बात कर रहे हैं, और रक्त मोक्षण लिख के हमने काट दिया है। तो ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे ना। कल इसको हम आपको बताएंगे यूपी में शौच का नाश कैसे हो जाता है, एयू से अतिसार कैसे हो जाता है, कल हम आपको बताएंगे। ठीक है। यूवी शान से इसका क्या है मतलब, सब कल बताएंगे अगले लेक्चर में आपको। और लेक्चर मिस नहीं करना, और पूरे का पूरा आवरण इस पेज पे हमने आपको बना लिया पूरा फार्मूला। ठीक है। आपको हमने पीडीएफ भेज दिया है, और ये तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे, और लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है, आवरण सबसे आसान हो जाएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, रट जाएगा आपको एक एक चीज। और इस तरीके से आपको भी अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना रहेगा। काफी लोग विकेट गिरा चुके हैं, 18 में से 15 बचे हैं, संख्या आज कम थी, कोई बात नहीं।